गुड मॉर्निंग सभी को। शालिनी यादव, रिंकी, गरिमा, आयुष सिंह, स्नेहा, राम स्वरूप, नीतीश प्रजापति, श्रेया, अमरेंद्र सहगल, शोभित रावत, सभी को गुड मॉर्निंग। अभय कुमार, श्रेया साहू, गीता मौर्य, हरिओम, आकांक्षा सिंह, गुड मॉर्निंग। जल्दी से चलें, शुरू किया जाए। अंशिका सरकार, मनीषा अग्रहरी, गुड मॉर्निंग। दिनेश मौर्य, जल्दी जल्दी ज्वाइन करते जाइए। गुड मॉर्निंग भाई, जल्दी करिए। देखिए, कल आपको लेटिमर डायग्राम लिखाया गया। लेटिमर डायग्राम की मेन बात क्या थी कि जब किसी स्पीसीज में किसी रिएक्शन के स्पीसीजों को कोई रिएक्शन हो रहा हो, जैसे जो आपने डायग्राम बनाया है, वो डायग्राम क्रोमियम के स्पीसीजों का था। किस मीडियम में था? एसिडिक मीडियम में। आपने लिखा भी होगा, लेटिमर डायग्राम ऑफ क्रोमियम इन एसिडिक मीडियम शोन बिलो, ऐसा आपने लिखा होगा। यानी क्रोमियम का लेटिमर डायग्राम एसिडिक मीडियम में वो आपको दर्शाया गया। एसिडिक मीडियम में क्रोमियम में किसी रिएक्शन के दौरान इतने स्पीसीज बने, डाइक्रोमेट आयन बना, क्रोमियम 3 ऑक्सीडेशन डाइक्रोमेट आयन बना, जिसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 था, क्रोमियम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट के रूप में मिला, क्रोमियम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट के रूप में मिला, और क्रोमियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के रूप में मिला, यानी मेटलिक फॉर्म। तो अब लेटिमर डायग्राम क्या है? तो आपने लिखा है कि जब स्पीसीज को लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर के घटते क्रम में अरेंज करते हैं और ऑक्सीडाइड रिड्यूस्ड स्पीसीज के बीच स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखते हैं, तो इस तरह से हमको जो डायग्राम प्राप्त होता है उसे लेटिमर डायग्राम कहते हैं। ये लेटिमर डायग्राम हो गया था। कंक्लूजन में या कैरेक्टरिस्टिक में कुछ लिखाना था, क्यों? यही था ना? क्या हेडिंग पड़ी थी? हेडिंग आपका क्या पड़ा था? बोलिए भाई, हेडिंग क्या थी? चलिए उसी के आगे लिखाते हैं। कोई हेडिंग नहीं था तो हेडिंग डाल लीजिए। अगर हेडिंग नहीं था तो उसमें हेडिंग डाल लीजिए कंक्लूजन। कंक्लूजन तो पॉइंट वाइज कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। पॉइंट वाइज कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। तो कल जो डायग्राम बनाए थे उस डायग्राम में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन किस स्पीसीज का था?
डाइक्रोमेट आयन का था, जिसमें क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट था वो +6 था। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। और आपको डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा चुके हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट में क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दर्शाया गया है? एलिमेंट में क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 6 दर्शाया गया है। आपने इस तरह से इसका विन्यास लिखा है 3d5 और 4s1, यानी इसके बैलेंस सेल का यही कॉन्फ़िगरेशन है। ये मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। यानी इस स्पीशीज में क्रोमियम अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इससे अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं हो सकता। ये आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट में बताया गया है चैप्टर में। तो अब ये क्या करेगा? अब ये किसी से इलेक्ट्रॉन को लेगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को प्राप्त कर लिया, इसके पास हाई पॉजिटिविटी है, जबरदस्त न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, तो अब क्या करेगा? दूसरे से इलेक्ट्रॉन को लेगा। और जब दूसरे से इलेक्ट्रॉन को लेगा तो जिससे इलेक्ट्रॉन लेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। जिससे इलेक्ट्रॉन लेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा और उसके लिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। फिर से सुनिए, इस स्पीशीज में क्रोमियम अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन लेगा। तो मीडियम में जिससे इलेक्ट्रॉन लेगा उससे उसका तो ऑक्सीडेशन होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन लेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा और उसके लिए ये डाइक्रोमेट आयन ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का काम करेगा। तो आपको पहले पॉइंट में यही नोट करना है कि डाइक्रोमेट आयन में, इस लेटमर डायग्राम में डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए ये क्या काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का काम करेगा। अब ये आपको बताया गया है कि अब ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन लेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ये उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का काम करेगा। तो पहला पॉइंट नोट करें, लिखिए डाइक्रोमेट आयन मतलब यही Cr2O7 2-4, Cr2O7 2-4। डाइक्रोमेट आयन इज ए, तो ये डाइक्रोमेट आयन इज ए, इसके आगे आप बताइए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा? डाइक्रोमेट आयन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा? बताइए भैया, अभी आपको पूरा समझाया है मामला। ये डाइक्रोमेट आयन क्या काम करेगा? हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नोट कर ले, इसका मतलब आपको सब समझ में आ रहा है। तो लिखिए डाइक्रोमेट आयन, यही फार्मूला लिख लेंगे, डाइक्रोमेट आयन is a strong oxidizing agent, is a strong oxidizing agent due to its positive reduction potential, due to its positive reduction potential, positive reduction potential, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल। अब आप ये भी जानते हैं कि जो हाइड्रोजन के नीचे होते हैं वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेते हैं और जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। ये तो मोटी तौर पे है। और वैसे भी जानते हैं कि पूरे सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ऊपर वाला ऑक्सीडेशन करेगा, उसके नीचे वाला रिडक्शन करेगा। तो अब नीचे वाले की वैल्यू ऊपर वाले की तुलना में ज्यादा होता है। नीचे वाले की वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऊपर वाले की तुलना में ज्यादा होता है। तो सीधा निष्कर्ष निकला, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होता है वो क्या करता है, उसका रिडक्शन होता है। जिसके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पूरा समझना है इस चैप्टर में, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती है वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी उसका रिडक्शन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन देगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो वही लिखा है कि इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ज्यादा होती है। जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा और दूसरे के लिए ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का काम करेगा। अगला पॉइंट नोट करें। अब अगला पॉइंट भी जो इसमें दिया है वो भी आपने इंटर से पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि मेटल को अगर एसिड में डिजॉल्व करें तो क्या करता है, उससे हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, रिप्लेस करता है, ये आप जानते हैं। अगर मेटल को एसिड में डिजॉल्व करें तो मेटल क्या करेगा, उस एसिड से हाइड्रोजन को निकालेगा। जैसे Na मेटल को HCl में डिजॉल्व कर ले तो NaCl बनेगा और H2 निकलेगा। तो यही लिखने जा रहे हैं इसमें। लिखिए क्रोमियम, दूसरा पॉइंट है, अगला पॉइंट क्रोमियम इवाल्व। इवाल्व मींस होता निकालना, EVOLVE। क्रोमियम इवाल्व H2 गैस विथ HCl और अथवा HNO3, HCl या HNO3, ये हो गया। अगला पॉइंट नोट करें, इसमें डायग्राम में क्रोमियम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब क्रोमियम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और डायग्राम को देखिए। 2 ऑक्सीडेशन स्टेट के एक तरफ नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, एक तरफ पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। ध्यान से देखिए, एक तरफ नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, एक तरफ पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है। मतलब ये क्रोमियम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला डायग्राम अपना देखिए। 2 ऑक्सीडेशन स्टेट का क्रोमियम अगर एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो क्रोमियम 3+ में बदल जाएगा, और 2 ऑक्सीडेशन स्टेट का क्रोमियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो क्रोमियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये बीच में है, ये बीच की अवस्था में है। ये इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, इसलिए इस स्टेट को कहा गया अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी क्रोमियम 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल है। तो अगला पॉइंट लिखिए, क्रोमियम 2+ आयन is unstable in aqueous solution। aqueous solution तो ये हो गया, ये लेटिमर डायग्राम पे शॉर्ट नोट हो गया और उसके कुछ कंक्लूजन हो गए। इतने में कोई समस्या हो तो बताइए, नहीं तो फिर अगला डायग्राम शुरू किया जाए। और आपको बार बार बता रहे हैं कि ये डायग्राम 4-5 साल से 6 साल से सिलेबस में नहीं दर्शाता, लेकिन इसके क्वेश्चन बराबर आते हैं, इसलिए इसको हम बराबर लिखवा देते हैं। तो अंसाल में देखेंगे तो ये सिलेबस में नहीं दिया है, क्वेश्चनों में देखेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसलिए हर बार हम करा देते हैं। अब अगला डायग्राम आपको पढ़ना है, लेटिमर डायग्राम हो गया। अब पढ़ना है फ्रॉस्ट डायग्राम। फ्रॉस्ट डायग्राम, फ्रॉस्ट डायग्राम
फ्रॉस्ट डायग्राम को जानने से पहले कुछ चीजें आप देख लीजिए जो मैथ वाले भी पढ़े हैं इंटर में और फर्स्ट ईयर में, बायो वाले इंटर में जरूर पढ़े हैं। एक रिलेशन है और इस रिलेशन का प्रयोग सेल रिएक्शन के लिए किया जाता है। क्या रिलेशन है? डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। ये रिलेशन है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एन ई नॉट इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन एफ। इस रिलेशन को आपने पढ़ा है, जहां पे डेल्टा जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी है। गिब्स फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी क्या होती है या गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? हाँ जी सर, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? किसी सिस्टम में कार्य करने के लिए जो रिजर्व होती है उसी को कहा जाता है गिब्स फ्री एनर्जी। और सेल के केस में जैसे हम एक रफ वर्क में ये बना दें, ये एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है और इसके बीच ये बल्ब लगा है, इसको जलना है। ये एक एनोड का काम करे, दूसरा कैथोड का काम करे। इसमें क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो सर्किट पूरा होगा, ये आप जानते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा या इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो किसके हिसाब से होगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई नॉट के हिसाब से होगा। यह क्या है? फैराडे कांस्टेंट है। यह क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही तो हुआ। तो क्या निकला अर्थ? कितना वर्क होगा, कितनी तेजी से लाइट जलेगी, यहां वर्क यही तो हुआ। कितनी तेजी से जलेगी, कैसे हिसाब से जलेगी, किसके बराबर होगा? माइनस एन एफ ई नॉट। ई नॉट क्या है? विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को इंडिकेट करता है या सीधे कहे पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है। जब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा तो क्या करंट बहेगा? बताओ। एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड दोनों का अगर पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का पोटेंशियल सेम हो तो करंट बहेगा? नहीं बहेगा। करंट किसके अकॉर्डिंग बहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस ई नॉट के अकॉर्डिंग। जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा डेल्टा जी के, फिर से बता दीजिए, ठीक है भाई? तो फिर से सुन लीजिए, डेल्टा जी क्या है? डेल्टा जी यहां पे गिब्स फ्री एनर्जी है। ये रिलेशन किसके लिए लगाएंगे? ये वाला, ये रिलेशन किसके लिए लगाएंगे? ये रिलेशन सेल के लिए यूज किया जाता है। सेल कितना वर्क करेगा? डेल्टा जी बराबर किसके होगा? एन एफ ई नॉट। अब उसी को हम वर्क को दर्शाने के लिए यहां ये बना दिए। अगर आपने अभी बताया ढेर सारे कमेंट में कि अगर दोनों का पोटेंशियल सेम हो तो करंट नहीं बहेगा, इसका मतलब क्या है? करंट किसके अकॉर्डिंग बहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग। पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप होगा और उसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन बहेगा। यानी ई रिस्पॉन्सिबल है करंट के फ्लो के लिए। कितना करंट फ्लो होगा? यानी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से करंट का फ्लो होगा। और यह क्या है? फैराडे कांस्टेंट। इसका मतलब जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो इसके बराबर होती है। और माइनस यहाँ पे इंडिकेट करता है कि दो चीजें आपने पढ़ा है, एक तो सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करता है, दूसरा सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क करता है। तो ये हो गया सिस्टम यानी सेल। अब ये बाहर वर्क कर रहा है, लाइट जल रही है, बाहर वर्क इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इसका मतलब ये प्रोसेस क्या होगा? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के लिए माइनस लगाते हैं, या
अगर सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करे तो माइनस, और सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क करे तो प्लस से इंडिकेट किया जाता है। इसको आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है। तो बस ये रिलेशन के बारे में बताना था, बाकी यहाँ इससे ज्यादा मतलब नहीं है। ये रिलेशन थोड़ा बता रहे थे कि ये है क्या। ये आपने पढ़ा है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। ई नॉट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। एफ क्या है? फैराडे कांस्टेंट है। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सेल में कितना वर्क होगा सेल के द्वारा, वो किसके बराबर होगा? यानी एफ ई सेल। इस रिलेशन को आप जोड़ के देख सकते हैं। ई के फ्लो करने के लिए, इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने के लिए रिस्पांसिबल है ई नॉट। कितना ई फ्लो होगा? एन, मान लिया एन मोल फ्लो हो रहा है। और यह क्या है? फैराडे कांस्टेंट। सही है। एक्जोथर्मिक कैसे होगा? अगर इन्वर्टर लाइट चले जाने पर बाहर करंट दे रहा है तो क्या होगा? इन्वर्टर दो काम करता है, एक तो इन्वर्टर को चार्ज करते हैं, दूसरा इन्वर्टर बाहर करंट देते हैं, डिस्चार्ज होता है। तो बाहर करंट वो कब देता है? जब लाइट फैन सब चलता है। तो अगर वो बाहर करंट दे रहा तो उस इन्वर्टर को, उस सेल को क्या कहेंगे? कौन सा कार्य कर रहा है? इंडोथर्मिक कि एक्जोथर्मिक? एक्जोथर्मिक। समझ में आया सुशांतिका? ये सेल है, सेल से हम तार जुड़ के बाहर बल्ब जला रहे हैं। सेल से अगर बाहर बल्ब जल रहा है तो सेल हो गया सिस्टम, अब बल्ब हो गया सराउंडिंग। वर्क बाहर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो अगर वर्क बाहर हो रहा तो क्या कहेंगे? एक्जोथर्मिक। सही है। आगे बढ़े। चलिए, धन्यवाद। अब हमें केवल ये थोड़ा रिलेशन समझाना था, बाकी यहां ज्यादा मतलब नहीं है, हमको इससे आगे बढ़ना। तो ये रिलेशन, इस रिलेशन के आधार पर आपको ये प्राप्त हुआ, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये रिलेशन हम जानते हैं, इसके आधार पर ये मिला, और इस वैल्यू को कहते हैं, यानी डेल्टा जी नॉट अपॉन एफ को यहां कहा जा रहा है वोल्ट इक्विवेलेंट। डेल्टा जी नॉट अपॉन एफ को कहते हैं वोल्ट इक्विवेलेंट। तो अब आगे थोड़ा सा सुनिए, हमें इस शब्द पे फोकस करना है। ये कहां से आया था, इसके लिए हमने इतना थोड़ा सा बता दिया। डायरेक्ट वोल्ट इक्विवेलेंट थोड़ा आपको समझ में नहीं आता, अब आपको समझ में आ गया कि वोल्ट इक्विवेलेंट क्या होता है। डेल्टा जी नॉट अपॉन एफ को वोल्ट इक्विवेलेंट कहते हैं। कहां से, किस रिलेशन से मिलेगा? इस रिलेशन से मिल जाएगा। इस रिलेशन से आपको ये मिला। अब आगे आपको डायग्राम खींचना है, डायग्राम खींचने के बारे में बात करेंगे। किसके किसके बीच डायग्राम खींचा गया है? तो डायग्राम इसमें खींचा जाएगा वोल्ट इक्विवेलेंट, यानी ग्राफ बनेगा वोल्ट इक्विवेलेंट और ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच। तो अब यहां परिभाषा निकल के आएगी कि फ्रॉस्ट डायग्राम क्या है। वोल्ट इक्विवेलेंट और ऑक्सीडेशन के बीच जो ग्राफ प्लॉट करते हैं उसी को कहा जाता है फ्रॉस्ट डायग्राम, यानी ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन वोल्ट इक्विवेलेंट वर्सेस या अगेंस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड फ्रॉस्ट डायग्राम। फ्रॉस्ट डायग्राम क्यों कहा गया? फ्रॉस्ट ये इतने वर्ड से मिलकर बना है। कहां लिखते हैं? यहां नीचे लिखते हैं। एफ आर बराबर फ्री प्लस ओ एस बराबर ऑक्सीडेशन प्लस एस टी बराबर स्टेट। तो इससे क्या निकला? फ्री एनर्जी ऑक्सीडेशन स्टेट।
फ्री एनर्जी ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको फ्रॉस्ट डायग्राम इसलिए कहा गया क्योंकि ये इन शब्दों से मिला है। फ्री एनर्जी, ये जी का डेल्टा जी नॉट का यूज हुआ है। ऑक्सीडेशन, ग्राफ किसके किसके बीच खींचने की बात की है, अभी आपको बताया गया है कि ग्राफ खींचा गया है किसके किसके बीच। एक तो डेल्टा जी नॉट अपॉन एफ रहेगा और दूसरा तरफ रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जो ग्राफ प्लॉट होगा इसी को कहेंगे फ्रॉस्ट डायग्राम, जिसमें हर के तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट घटता रहता है। जो भी डायग्राम प्राप्त हो जाएगा उसी को कहा जाएगा फ्रॉस्ट डायग्राम। तो इसमें ये क्यों कहा गया है, बाय बोल्ट इक्विवेलेंट में मेन क्या है, फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट, और ये क्या है ऑक्सीडेशन। तो फ्री एनर्जी ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम या फ्रॉस्ट डायग्राम कहते हैं। इस डायग्राम को इब्सवर्थ ने दिया। इब्सवर्थ, इस डायग्राम को इब्सवर्थ ने पहली बार दिया। उन्हीं के नाम पे इसे कहते हैं इब्सवर्थ फ्रॉस्ट डायग्राम। इब्सवर्थ फ्रॉस्ट डायग्राम, इतना नाम हुआ। फ्रॉस्ट डायग्राम, इब्सवर्थ डायग्राम, इब्सवर्थ फ्रॉस्ट डायग्राम, ये नाम इतना दिया गया। तो समझ में आया, बोल्ट इक्विवेलेंट और ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है उसी को कहते हैं फ्रॉस्ट डायग्राम। फ्रॉस्ट डायग्राम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फ्री एनर्जी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट वर्ड से बना है, इसलिए इसे शब्दों को तोड़ के दिखा दिए, फ्रॉस्ट डायग्राम कहा गया। फ्री एनर्जी से क्या मतलब, फ्री एनर्जी मतलब यहाँ यही है डेल्टा जी नॉट अपॉन एफ में डेल्टा जी क्या है, फ्री एनर्जी है। तो फ्री एनर्जी और ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच ग्राफ खींचा जाएगा। तो अब लिखिए, समझ में आ गया तो लिखिए, रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी, रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इनाड क्या है, इनाड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल may be expressed as, may be expressed as, may be expressed as, और ये दोनों इक्वेशन आप लिख लीजिए, ये OR लिखा है, ये दोनों इक्वेशन आप नोट कर लीजिए। सब वैल्यू आपको बता दिया गया। आगे लिखिए, इन द एबव रिलेशन कॉमा द क्वांटिटी, in the above relation the quantity delta g naught upon f, the quantity delta g naught upon f is known as, delta g naught upon f is known as Bolt equivalent, delta g naught upon f is known as Bolt equivalent of standard, बोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, बोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर रिडक्शन प्रोसेस, फॉर रिडक्शन
प्रोसेस फुल स्टॉप। यानी डेल्टा जी नॉट अपॉन एफ बोल्ट इक्विवेलेंट है रिडक्शन प्रक्रिया के लिए। पूरा सीरीज पे आप जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पर सारी बातें कही गई, तो यहाँ भी रिडक्शन ही कह दिया। फुल स्टॉप। फिर आगे डेल्टा जी नॉट इज कॉल्ड, डेल्टा जी नॉट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज कॉमा एफ, एफ कैपिटल एफ फैराडे कांस्टेंट, एफ ए आर ए डी वाई डी ए वाई फैराडे कांस्टेंट एंड स्मॉल एन number of moles of electron, number of moles of electron। तो ये सब इसी की व्याख्या है, यही दोनों रिलेशन की। अब अगले लाइन से इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए। तो फ्रॉस्ट डायग्राम क्या है? बोल्ट इक्विवेलेंट और ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है उसी को कहा जाता है फ्रॉस्ट डायग्राम। तो अगले लाइन से इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन, द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन बोल्ट इक्विवेलेंट, बोल्ट इक्विवेलेंट वर्सेस, वर्सेस लिखिए चाहे अगेंस्ट लिखिए, अगेंस्ट ए जी ए आई अगेंस्ट, अगेंस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड फ्रॉस्ट डायग्राम, इज कॉल्ड फ्रॉस्ट डायग्राम। इतने को इन्वर्टेड कॉमा में कर लीजिए। क्या लिखिए आप? ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन बोल्ट इक्विवेलेंट अगेंस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड फ्रॉस्ट डायग्राम। यानी बोल्ट इक्विवेलेंट और ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है उसी को कहते हैं फ्रॉस्ट डायग्राम। अब अगले लाइन से फिर the word frost, the word frost is derived as, the word frost is derived as। अब आप ये वाला लिख लीजिए अगले लाइन में, अगले लाइन में इसको नोट कर लीजिए। एफ आर फ्री प्लस ओ एस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस एस टी ऑक्सीडेशन प्लस एस टी स्टेट फ्री एनर्जी ऑक्सीडेशन स्टेट। आपके हित मित्र जो इंतजार में हैं उनको कह दीजिए सब ज्वाइन कर ले, नहीं बाद में तो समझाने का प्रयास करेंगे तो वो भी नहीं हो पाएगा। आप जान रहे हैं तीसरा चैप्टर चल रहा है और वह इंतजार कर रहा है। हो गया भैया? हो गया। चलिए आगे लिखिए। इसको पहले किसने दिया वो भी आपको बता दिए, इप्स वर्थ ने दिया। तो आगे नोट करें
It was first of all represented by. It was first of all represented by, ये लिखा है Ipsworth. First of all represented by Ipsworth. Hence also known as Ipsworth-Frost diagram, also known as Ipsworth-Frost diagram. Ipsworth-Frost diagram और अथवा एक नाम और दिया है इसका, बोल्ट इक्विवेलेंट डायग्राम. Ipsworth-Frost डायग्राम या बोल्ट इक्विवेलेंट डायग्राम. Ipsworth-Frost डायग्राम या बोल्ट इक्विवेलेंट डायग्राम. फुल स्टॉप. Full stop. In this diagram, oxidation state are arranged. Oxidation state are arranged in a decreasing order. घटते क्रम में. In this diagram, oxidation state is arranged in decreasing order. इस डायग्राम में ऑक्सीडेशन स्टेट को घटते क्रम में अरेंज करते हैं. नोट हो गया इतना? इतना नोट हो गया? इतने में किसी को कोई समस्या? सर जी बताइए. हीरा खातून, इतने में कोई समस्या? सुशांतिका, संदीप, इतने में कोई समस्या? चलिए अब इसको मिटाल दे, फिर मिटाल दे. अब जो है इसी के अंतर्गत हेडिंग डाल लीजिए, फ्रॉस्ट डायग्राम ऑफ क्रोमियम. फ्रॉस्ट डायग्राम ऑफ क्रोमियम.
देखिए डायग्राम, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मंगल राजमंगल। इन दिस डायग्राम ऑक्सीडेशन स्टेट आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक तो है, सही तो लिखे हो। ऑक्सीडेशन नंबर को घटते क्रम में व्यवस्थित करते हैं। आप थोड़ा सुन लीजिए ताकि डायग्राम आपका गलत ना हो। सुन लीजिए, यहां पे है क्रोमियम, सुन लीजिए ताकि डायग्राम गलत ना हो। यहां पे है क्रोमियम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पे है क्रोमियम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहां पे क्रोमियम क्या है, यहां पे Cr2O7 2-4 इस पॉइंट पे। और सुनो, नहीं गड़बड़ होगा। देखिए इधर बोल्ट इक्विवेलेंट की वैल्यू लिखी है। सुनिए, क्रोमियम का जो बोल्ट इक्विवेलेंट है, देख लीजिए, क्रोमियम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट का बोल्ट इक्विवेलेंट है 1.82 वोल्ट। क्रोमियम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट का बोल्ट इक्विवेलेंट है 2.23 वोल्ट। क्रोमियम 6 ऑक्सीडेशन स्टेट का बोल्ट इक्विवेलेंट है 3.99 वोल्ट। देख लीजिए, अब ये वैल्यू आप इसके हिसाब से सेट करिए। देखिए, क्रोमियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, अब बोल्ट इक्विवेलेंट 0। क्रोमियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, बोल्ट इक्विवेलेंट 0। क्रोमियम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, अब बोल्ट इक्विवेलेंट कितना है 1.82। तो 1.82 तो हम क्या रहेगा, 2 के पहले रहेगा, 2 के पहले रहेगा। क्रोमियम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है 2.23, तो इसको ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट कहां बनाना है, 2 के नीचे बनाना है, 3 के ऊपर और 2 के नीचे। अब उसके बाद क्रोमियम 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना वैल्यू है 3.99, तो ये 3 हो गया, इसके ऊपर 3.99 हो गया। समझ में आया क्या क्या लिख डाले इतनी देर में? सर दोनों लेटिमर और फ्रॉड डायग्राम में डिफरेंस क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर दोनों अलग अलग डायग्राम है, अलग अलग लोगों ने दिया है। एक में ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पर देखेंगे तो वहां भी डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यहां भी डिक्रीजिंग ऑर्डर है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, वो अलग अलग डायग्राम दिया गया है। क्या पूछना चाहते हैं? फिर से एक बार सुन लीजिए, फिर से सुनिए। इधर लिखा है बोल्ट इक्विवेलेंट, इधर लिखा है, हाँ यहां ये ऑक्सीडेशन नंबर, इधर लिखा है बोल्ट इक्विवेलेंट, ये लिखा है ऑक्सीडेशन नंबर। एरो इधर लगाने का मतलब इधर वैल्यू घट रही है, इसका मतलब हुआ। अब देखिए वैल्यू उधर लिखा है, उसी हिसाब सेट करिए। क्रोमियम का बोल्ट इक्विवेलेंट कितना है 0 है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 0 है। फिर आइए क्रोमियम 2 प्लस किसके सामने लिखेंगे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर, बोल्ट इक्विवेलेंट कितना है 1.82, ले आइए यहाँ, यहाँ आएगा 1.82, 2 के पहले आएगा ना, ये बना दिए। क्रोमियम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट 3 के ऊपर यह लिखा गया, बोल्ट इक्विवेलेंट कितना है 2.23, तो 2.23 2 के बाद ही तो बनाया जाएगा, तो 2 के बाद सेट करके बना लीजिए। और डाइक्रोमेट में बोल्ट इक्विवेलेंट कितना है 3.99 और ऑक्सीडेशन स्टेट 6, तो देखिए इस लाइन पे बना सीधे। प्राची, क्रोमियम 2 प्लस तो ग्राफ में माइनस में है, जबकि वैल्यू क्रोमियम 2 प्लस की पॉजिटिव है। कहां पॉजिटिव है बोलो भैया?
क्रोमियम 2+ की कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है? बताइए। क्रोमियम 2+ का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव होता है। पिछले डायग्राम से इसको मैच नहीं करेंगे, अलग अलग मीडियम में, एसिडिक मीडियम में कंसंट्रेशन डिफरेंस, और दूसरी चीज इसमें पॉजिटिव कहां है? कौन सी वैल्यू पॉजिटिव कह रहे हैं जरा बताइए, तब उसको समझाएं हम। प्राची दुबे, कौन सी वैल्यू पॉजिटिव? ये पॉजिटिव नहीं है। हाँ ये सुनिए, ये दोनों निगेटिव है। हाँ ऐसे अब सही है, ये दोनों निगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है। अब सही हुआ। ऊपर का दोनों निगेटिव है, ये दोनों, और ये वाला पॉजिटिव है। देख लीजिए फिर से, ये है, ये है, और ये है। प्राची अब सही आया, समझ में आया क्या पूछ? प्राची बताओ, समझ में आया? क्रोमियम 2+ और क्रोमियम 3+ की वैल्यू निगेटिव है। जो आपने बोर्ड पर लिखा क्रोमियम 2+ की, क्रोमियम 2+ की वैल्यू निगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। ये देखिए, और क्रोमियम 6+ की पॉजिटिव है। अब ठीक है ना? ये सब अभी लिखेंगे भाषा में, माइनस में है। प्राची देख लो कायदे से, किसी को कोई समस्या हो तो कायदे देख लिया करिए। जी सर, सब सही है, आ गया अब समझ में, थैंक यू। वो वहां माइनस लगाना चाहिए था, वो रफ लिख रहे थे, उसको आपको नोट नहीं करना है, केवल हम समझा रहे थे कैसे बनाएंगे। लेटिमर का और फ्रॉस्ट के पोटेंशियल में बहुत डिफरेंस है, बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल डिफरेंस रहेगा, क्योंकि आपको पता तो है नहीं कि वहां एसिड का कंसंट्रेशन कौन था, यहाँ एसिड का कंसंट्रेशन कौन है। हमने बताया कि इन डायग्रामों में एक डायग्राम आपको अपने तरफ से रट के देना है वैल्यू, वो ऐसे नहीं पूछेगा कि किसी का दे दो, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। बोल्ट इक्विवेलेंट कितना होगा कैसे पता चलेगा? प्रयोग से पता चलेगा। ठीक है, वैल्यू मैच ना करिए। हमने पहले दिन बताया कि इन डायग्रामों में जो वैल्यू है वो आपको रट के देना है, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं रहे हैं कि वहां एसिड का कंसंट्रेशन कितना था, यहाँ एसिड का कंसंट्रेशन कितना, ये तो पता नहीं, खाली एसिडिक मीडियम बताया है। वहां सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया हो और यहाँ वीक एसिड ले लिया गया हो, तो मीडियम तो एसिडिक लिखा है, लेकिन डिफरेंस आएगा कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग। गौरव भाई, वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल नहीं, मीडियम में भी डिफरेंस हो सकता है। ऐसा तो लिखा है नहीं कि वही एसिड वही कंडीशन, तो दोनों को मिलाइए नहीं। और पहले ही हमने आपको बताया कि इन डायग्रामों को समझ लीजिए, वैल्यू रट के देना पड़ेगा। वो बोल्ट इक्विवेलेंट कहां से मिलेगा बताइए, आपको पता तो है नहीं। वैल्यू जो बोल्ट इक्विवेलेंट का है, डायग्राम समझ लीजिए कैसे कैसे क्या हुआ। अब वो वैल्यू कितने पे आ रहा है, वो जो एक्सपेरिमेंट करेगा उसी से निकलेगा, वहीं पता चलेगा। और किसी को कोई समस्या? प्राची समझ में आ गया। गौरव पटेल, समस्या दूर हुई कि नहीं? दोनों को काहे मिला रहे हो भैया? इस डायग्राम को समझिए, इसको, कि इसमें सारी बातें समझ में आई। हमने कहीं ये तो लिखा है नहीं कि दोनों की सारी कंडीशन एक है, तब कैसे आपने बराबर कर दिया? जब कहते टेम्परेचर सेम है, कंसंट्रेशन सेम है, एसिड वही है, ये सब बताते, रिएक्शन वही है, तब आप कहते हैं कि हाँ ये अलग कैसे हो गए? बोल्ट इक्विवेलेंट तो बदल ही जाएगा। गौरव पटेल, अच्छा बोल्ट इक्विवेलेंट के लिए गौरव पटेल
आया कि हमें एक फिर समझाएं, एक डायग्राम बनाएं बोल्ट इक्विवेलेंट समझाने के लिए। गौरव पटेल, क्योंकि बिना आए आगे हम बढ़ते नहीं, जानते हो, अगर आ गया हो तो फिर आगे बढ़े। गौरव पटेल बोलो भैया, देखिए बनाएं। स्टैंडर्ड पोटेंशियल में आपने केवल इन आर्ट को कंसीडर किया है। बोल्ट इक्विवेलेंट में आपने क्या लिखा, डेल्टा जी नॉट अपॉन एफ, दोनों में डिफरेंस है। वहां आपने यानी ई लिखा है, यानी ई बराबर इतना है, और यहां पे आप केवल ई नॉट कंसीडर करते हो, दोनों में अंतर है। ई नॉट वैल्यू सीधे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर आपको मिल गया, और बोल्ट इक्विवेलेंट में क्या लिखे हैं, यानी ई बराबर डेल्टा जी नॉट माइनस एन ई बराबर डेल्टा जी नॉट अपॉन एफ, ये अंतर है। ठीक, चलिए इस फिगर में लिख लीजिए, इस फिगर में लिख लीजिए फ्रॉस्ट डायग्राम, फ्रॉस्ट डायग्राम ऑफ क्रोमियम, फ्रॉस्ट डायग्राम ऑफ क्रोमियम, फ्रॉस्ट डायग्राम ऑफ क्रोमियम इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, फ्रॉस्ट डायग्राम ऑफ क्रोमियम इन एसिडिक मीडियम। और सुन लीजिए, अगर हो सकता है किसी के बुक में डायग्राम दिया हो तो डायग्राम में बोल्ट इक्विवेलेंट जो यहां लिखा हो सकता है उसमें दूसरा दिया हो, क्योंकि वो किसी दूसरे पे एक्सपेरिमेंट करके वो वैल्यू दिए हैं। तो डायग्राम में रहेगा तो सब यही, क्या होता है फ्रॉस्ट डायग्राम, कैसे बनता है, बोल्ट इक्विवेलेंट क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये सारी चीजें आपकी वैसे ही रहेंगी, लेकिन वैल्यू चेंज हो सकता है। वो किसी और एक्सपेरिमेंट का दे दिए होंगे, हम किसी और का बुक से दे दिए हैं, इसलिए वैल्यू सब अलग रहेगा। हमने पहले ही बताया 3 डायग्राम पढ़ना है और इन तीनों डायग्राम के वैल्यू को आपको याद करना है। यही तो हम कह रहे हैं, उसमें केवल ई नॉट है या डेल्टा जी नॉट अपॉन एफ की वैल्यू है, वही चीज तो हम भी कह रहे हैं। उसके बाद डेल्टा जी नॉट अपॉन एफ डिवाइड करते हो तो आपको मिलता क्या है, यानी ई मिलता है, यानी ई नॉट, यही तो कह सकते हैं। डेल्टा जी नॉट अपॉन एफ को अगर आप डिवाइड करेंगे तो बराबर किसके होगा, यानी ई नॉट के। अब चूंकि ई नॉट इसलिए यूनिट वही यूज किए, बोल्ट ही। समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। ये ध्यान रखिए, अभी एक डायग्राम और है, बड़ा डायग्राम है, उस डायग्राम में किसी और बुक से अगर आप मिलाएंगे तो हो सकता है कि आपके सेकेंड ईयर के बुक में दिया ना हो, क्वेश्चन बराबर आता है, इसलिए हम हर बार लिखा देते हैं। दूसरा अगर दिया होगा तो ये वैल्यू जो लिखा है 1.832 या इतना, ये डिफरेंस हो सकता है। हाँ ये रहेगा कि निगेटिव वाला निगेटिव वैल्यू रहेगा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव, इतना रहेगा। ऐसा नहीं है कि क्रोमियम 3+ और क्रोमियम 2+ को वहां पे पॉजिटिव दिखा दें, ये नहीं मिलेगा, लेकिन वैल्यू डिफर हो सकती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल क्या है, कल क्या है, कल पता है क्या है, कल जो है संडे है, ऐसा है, और कई संडे से छुट्टी नहीं हुई, इसलिए कल आपकी छुट्टी रहेगी। और कल आप अपने जो हित मित्र हैं उनको समझाइए, नहीं आपके ही पीछे पड़ेंगे, नोट दे दो, कुछ लोग नोट दे भी रहे होंगे, इससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए सबको जोड़िए कि ज्वाइन कर लो भैया, ऐसे पढ़ना पड़ेगा। और ऐसे क्या पढ़ना पड़ेगा, इतनी बढ़िया व्यवस्था दी है, अगर इतने दिन में आप क्लास ज्वाइन करते तो रेगुलर क्लास नहीं हो पाता इस बारिश में।
चलिए, थैंक यू।